नारी तू ही है क्षमा, नारी तू है वरदायिनी, नारी तू दुर्गा काली, नारी तू ही नारायणी। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित हैं और इन्हीं पवित्र नवरात्रि से संसद टीवी ने शुरुआत की है एक नए कार्यक्रम की, जिसमें बात होगी बेटियों के सफर की, महिलाओं के मुकाम की, औरत की अस्मिता की, फीमेल फैक्टर की और उसकी जिंदगी के हर पहलू की। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम का शुभारंभ, करते हैं नारी शक्ति को नमन, कार्यक्रम अपना आसमां के साथ। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो, इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। मैं देश बनाने चली, मैं अबला नादान नहीं हूँ, दबी हुई पहचान नहीं हूँ, मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। पुरुष प्रधान जगत में मैंने अपना लोहा मनवाया, जो काम पुरुष करते आए हर वो काम कर दिखलाया। मैं आज स्वर्णिम अतीत सदृश फिर से पुरुषों पर भारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। जिस युग में दोनों नर नारी कदम मिला चलते होंगे, मैं उस भविष्य स्वर्णिम युग की एक आशा चिंगारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। नमस्कार, मैं दीक्षा कोहली कार्यक्रम अपना आसमां में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं हमारी 4 खास मेहमान, जिनकी जिंदगी के सफर के बारे में हम बात करेंगे। साथ में है युवती शक्ति, जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है। नमन करती हूँ नारी शक्ति को, जो संसद टीवी के माध्यम से अपने टीवी सेट के उस पार से हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए करते हैं शुरुआत मेरा नाम मेरी पहचान से और मुखातिब होते हैं आज अपनी सभी खास मेहमान से। जय हिंद, मैं हूँ स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला, आज आपके साथ अपना आसमान में। मैं हूँ कैप्टन श्वेता मिश्रा, एक पॉडकास्ट होस्ट हूँ, पॉडकास्ट प्रोड्यूसर हूँ और एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में मैंने 1995 से 2002 तक सर्व किया है। मेरा नाम है कैप्टन अमृत कौर। मैंने फ़ौज ज्वाइन की थी 2002 में और 5 साल की सर्विस देने के बाद 2007 में मैंने अपना रिलीज़ फ़ौज से लिया था। करंटली मैं एक आर्टिस्ट हूँ, विजुअल आर्टिस्ट, एक माउंटेनियर हूँ और साथ ही साथ 2 प्यारे बच्चों की माँ हूँ, जो मुझे लगता है एक फुल टाइम जॉब है, तो उसको भी मैं इंक्लूड करूँगी। स्वागत है आप तीनों का। इसके साथ ही वर्चुअल माध्यम से भी जुड़ी हुई हैं हमारी एक खास मेहमान, आइए जानते हैं उनकी पहचान। मैं कमांडर सुमिता बलूनी हूँ। मैंने 1993 में नेवी ज्वाइन करी थी और 2007 में नेवी ज्वाइन छोड़ी थी। उसके बाद मैंने हम लोग ने जब नेवी छोड़ी तो एक दिल में खलिश सी थी कि कुछ तो गलत हुआ है, मैं 14 साल के बाद निकलना पड़ा। तो उसके बाद हमने हाई कोर्ट में केस लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा और 2020 में हम पहली ये 5 वीमेन थी और उसके बाद बहुत हमारे साथ जुड़ती गई। हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में केस जीता, जेंडर इक्वालिटी का केस था और उसके बाद नेवी में परमानेंट कमीशन आ गया। स्वागत है आप सभी का। साथ ही आज इस चर्चा में आप सभी से बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद है नई दिल्ली से मिरांडा और खालसा कॉलेज से आई छात्राएं। स्वागत है आप सभी का। हमारे देश में महिलाएं किसी भी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं तो हौसला अफजाई होती है और खासतौर पर अगर सेना में ही जुड़ती हैं तो किसी ऊंचे पद पर पहुंचती हैं तो और गर्व का आभास होता है। आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है ये कार्यक्रम करते हुए, क्योंकि आज हमारे बीच मौजूद है त्रिशक्ति, यानी सेना के तीनों प्रारूपों में देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली देश की जांबाज बेटियां, त्रिशक्ति। कहते हैं कि अगर आप ठान लें तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज महिलाओं के लिए कोई भी फील्ड अछूता नहीं है, लेकिन जो सबसे मुश्किल होता है उससे चुनना। जी हाँ, एक बार चुन लिया तो उसकी तरफ बढ़ गए। तो चलिए बात करते हैं इनके शुरुआती दौर की,
जब इन्होंने सपनों की दुनिया में कदम रखा और जहां से शुरुआत हुई इनकी असल सपनों की। तो सबसे पहले मैं बात आप ही से ही करूंगी, स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला। एक छोटी सी बच्ची के मन में सपना आया कि वो आर्मी ज्वाइन करना चाहती है। सबसे पहले तो यही होता है कि आपके घर में आप जन्मे और उसके बाद वेलकम किया आपको, लेकिन सपनों की जो शुरुआत है उसकी बात हम पहले करेंगे। ये सपना कब देखा आपने कि आप आर्मी में जाएंगे? जी दीक्षा, मेरा जो बचपन था वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड नहीं था। जैसे कि आपने कहा कि जब पैदा होते हैं उसके बाद सेलिब्रेशंस होती हैं, तो वैसा तो नहीं था। और उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अनवेलकम थी, जो लोगों को पसंद नहीं आई मेरे बारे में। लेकिन बड़े होते होते जब ये ताने सुने, जब ऐसी बातें सुनी कि मैं कोई अहमियत इस दुनिया में नहीं रखती हूँ ज़्यादा अपने परिवार के लिए, तो एक जो चीज़ मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि मैं उस चीज़ को एज ए ट्रॉमा नहीं लेना चाहती थी। मेरे को ये जुनून था कि मुझे अपनी लाइफ ऐसी बदलनी है कि ये जो लोग कह रहे हैं अब ये उसका उल्टा कहें। तब मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है। मेरे फादर खुद आर्मी में थे, उनको यूनिफॉर्म में डे इन डे आउट सुबह से शाम देखते रहना, देखते देखते मुझे उस यूनिफॉर्म से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि एसएसबी में जब मुझसे सवाल पूछा गया कि आपका बॉयफ्रेंड है, मैंने कहा नहीं, मुझे तो यूनिफॉर्म से इतना प्यार है, बॉयफ्रेंड की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं छोटी थी, जब 10वीं क्लास में पहुंची, दीक्षा ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये सपना कैसे पैदा हुआ। तो मुझे बचपन से ही फैमिली वालों ने बताया था कि लंबी है, ज़्यादा सुंदर नहीं है, बहुत जल्दी बूढ़ी दिखने लग जाएगी, तो इसकी 18 साल होते ही शादी कर देंगे और स्पेशली जैसे ही 10वीं कर लेगी, कैसे ना कैसे 10वीं कर लेंगे, करवा देंगे पास, चाहे ओपन से चाहे स्कूल से, लेकिन इसकी शादी कर देंगे। वो जो एक सवाल मैंने सुन लिया था, बातें सुन ली थी घर में पेरेंट्स को करते हुए, वो मेरे जहन में बैठी थी कि चाहे घर से भाग के जाना पड़े, लेकिन अपनी ज़िंदगी का मुकाम तो खुद ही बनाना है। तब मैंने वो सपना लिया कि इस वर्दी में पापा, पेरेंट्स, सबको लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन मैं अपनी दुनिया इसी वर्दी में बनाऊंगी। तब वो मैंने सपना पाला और जिसको मैंने हकीकत में बदला। बिल्कुल मैम, कहते हैं कि जज्बा हो गर बुलंद तो सपनों की पहचान होती है। कौन कहता है पंख चाहिए, हौसलों से भी तो उड़ान होती है। और आपने अपने हौसलों से अपनी उड़ान भरी और अपने सपने को साकार कर दिखाया। मैं आती हूँ आपके पास, कैप्टन श्वेता। दीक्षा, इंटरेस्टिंग स्टोरी, वेरी आई एम इंस्पायर्ड बाय हर स्टोरी। बिल्कुल मेरा थोड़ा डिफरेंट है। आई हैड ब्लेस्ड पेरेंट्स। माय मदर जो थी वो प्रोफेसर थी, कॉलेज की प्रिंसिपल रही। मेरे फादर हाई कोर्ट जज रिटायर हुए। तो मैं एक ब्लेस्ड फैमिली से थी। तो ये कंपैरिजन या ये कि लड़की पैदा हुई है, ये स्टोरी मुझे कभी नहीं सुनने को मिली। पर रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस सोसाइटी में तो थे, एग्जिस्ट करते थे। मैं उस समय से बताती हूँ, सिंस कॉलेज के स्टूडेंट्स बैठे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले, मैं उस समय की स्टोरी एक अपनी बताती हूँ। मैंने 12th पास किया, फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया, कुछ करना है, यूनिफॉर्म का चार्म था, वर्दी पहननी है, ये आई ऑलवेज हैड दैट अट्रैक्शन टुवर्ड्स यूनिफॉर्म, जस्ट लाइक यू। सो यूनिफॉर्म वाला ऑप्शन कॉलेज में क्या होता है? एनसीसी। So I was studying in Jabalpur in Government Science College and I walked up to NCC office कि मुझे NCC ज्वाइन करनी है। तो this was a co-ed college। उन्होंने कहा NCC तो सिर्फ बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स NCC नहीं ज्वाइन करते। So this was a setback to me कि गर्ल्स NCC ज्वाइन नहीं करते, बट एक मन में था NCC ज्वाइन करना है। Few of my friends जो ऑल गर्ल्स कॉलेज में थी, उन्होंने NCC ज्वाइन किया, वहाँ लकीली NCC अवेलेबल था। तो I walked up to that college। There was an NCC officer there, Major Chakranarayan madam. I walked up to her one morning and said, "Madam, मेरे कॉलेज में NCC ऑप्शन लड़कियों के लिए नहीं है, लेकिन मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए।" एंड दिस लेडी वॉज काइंड इनफ टू सीक परमिशन। उन्होंने कहा, मैं 2MP गर्ल्स बटालियन जो NCC ऑफिस है उससे परमिशन लूँगी आपके लिए और आप ज्वाइन कर लो। सो आई ज्वाइंड NCC। 1 year down the line, I was on Rajpath. I was the parade commander of Rajpath Girls Marching Contingent. सेम ईयर आई वन ऑल इंडिया बेस्ट परेड कमांडर ट्रॉफी। और ये सब करने के बाद जब मैं वापस कॉलेज में आती हूँ, अपने गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, जहाँ सिर्फ बॉयज़ के लिए NCC ऑप्शन था, यहाँ जब प्रिंसिपल को पता लगता है तो ही वॉज ऑल प्रेजेस इन दी एनुअल फंक्शन। आप लोग भी एनुअल फंक्शंस आपके होते होंगे। एंड द वेरी नेक्स्ट ईयर, जिस साल मैं कॉलेज से पास आउट हुई हूँ,
उस साल से गर्ल्स के लिए एनसीसी ऑप्शन वाज वर्कड आउट एंड गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में बोथ गर्ल्स एंड बॉयज कुड ऑप्ट. सो विद इन द कॉलेज यू नो यू कुड गो फॉर प्रैक्टिस ऑफ एनसीसी. मेरे टाइम पर मुझे दूसरे कॉलेज में जाना होता था 2 साल तक अपनी एनसीसी ड्रिल्स की प्रैक्टिस के लिए. सो दैट वाज अ वेरी वेरी यू नो पॉजिटिव चेंज दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ माई स्ट्रगल. सो आई एम प्राउड टू शेयर दैट. Besides that, we are also proud of you, कैप्टन श्वेता, क्योंकि आप अपनी बात रख रही हैं. आप अपने सपनों की बात रख रही हैं और ये देखिए कि ये बात कितनी दिल को लग रही है कि आपकी भी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. बिकॉज यू नो आफ्टर आई पास आउट आई हैव सीन यंग लेडी ऑफिसर्स. हम उसी कॉलेज से पास आउट हुए, हम उसी कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन किए थे और उसके बाद फिर हमने आर्मी ज्वाइन किया. माई ओन आर्मी जूनियर लेडी ऑफिसर्स आर देयर हु कुड यू नो अवेल दैट फैसिलिटी. सो येस, इट इज़ अ वेरी इमोशनल स्टोरी फॉर मी. I joined army after passing out from college. So, yeah. And you opened the ways for so many young upcoming army officers who were there to see that way open, see that path open for themselves. When you work for your dreams, you know, when you work to empower, you chart a path for other people, you know, who can follow you. तो आप अपने लिए काम कीजिए. कुछ लोग आपको follow करेंगे, they will clear other hurdles. ऐसा नहीं है कि there are no hurdles in those who had you know joined NCC from science college and फिर उन्होंने उनको भी कुछ hurdles थे, they cleared other hurdles. So आप अपना जो hurdles होते हैं उनको फुल डेडिकेशन के साथ, अपनी जो सपना है फुल डेडिकेशन के साथ उसको फॉलो कीजिए. यू विल naturally empower others also besides empowering yourself and helping yourself. मैम, मुझे ये तो पता चल गया कि अगर मेरे कॉलेज में ये बात मुझे बोली गई कि तुम भी एनसीसी ज्वाइन करो तो वो रास्ता कहाँ से खुला था. हैट्स ऑफ टू यू. अब आती हूँ मैं आपके पास कैप्टन अमृत कौर, क्योंकि रास्ते की बात हुई और एनसीसी की बात हुई तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपकी तो कहानी बिल्कुल ही अलग है. सपने की बात मैं करूँगी, उससे पहले एक और बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी आप सभी को कि मैम 3 बहनें हैं और मैम के फादर ने गांव से भागे थे आर्मी ज्वाइन करने के लिए. मतलब इनके फादर गांव छोड़कर गए आर्मी ज्वाइन करने के लिए और उसके बाद ये तीनों बहनें, मुझे लगता है सबसे बड़ी बहन भी आर्मी में गई और उसके बाद ये भी. लेकिन आपकी भी बचपन की एक ख्वाहिश थी कि मुझे एनसीसी में जाना है, राजपथ पे एक बार परेड में ज़रूर भाग लेना है. और अब वो जो सपना आपने देखा उसके लिए आप अपने माता पिता के पास पहुंच गई कि मुझे साइंस स्ट्रीम नहीं लेनी, मुझे कॉमर्स में शिफ्ट कर दो ताकि मैं एनसीसी में ज़्यादा वक्त दे सकूं. क्या ऐसा था? क्या है ये बिल्कुल था. मेरी जर्नी जो रही है ना, उसमें एक बड़ा कॉमन सा फैक्टर रहा है कि मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं करती कि जो आपने एक स्ट्रीम पकड़ ली तो आपने मरते दम तक बस उसी में रहना है. मुझे लगता है एक ज़िंदगी मिली है और आपको नहीं पता आपका आखिरी दिन कब होने वाला है. तो जितने आपको मौके मिले आप वो मौके लीजिए और उनको आप फॉलो कीजिए और उनको आप पैशनेटली यू नो गिव योर 100%. तो मैं स्कूल में बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं थी, बट आई वॉज एन एवरेज अबव एवरेज चाइल्ड. मैं स्कूल में स्काउट्स एंड गाइड्स में थी, स्कूल कैप्टन बनी और मेरे फादर, जैसा कि आपने कहा, आर्मी में थे, तो डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशन. बट माई मदर वॉज अनदर वेरी बिग इंस्पिरेशन बिकॉज शी रादर बोथ माई पेरेंट्स, कभी उन्होंने हमें बेटी वाला दर्जा दिया ही नहीं. आज भी मेरे पिताजी और मेरी मदर हमें बेटा बुला के कहते हैं. तो जब मैंने साइंस स्ट्रीम ली थी 12th तक, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एनसीसी करनी है, क्योंकि मुझे उसके बारे में 12th में पता चला. और ये मुझे मालूम चला कि अगर मैंने साइंस स्ट्रीम के साथ करूँगी एनसीसी तो शायद पढ़ाई में थोड़ा अटकनें आएंगी. तो बस मैंने पता किया, मैं फादर के पास गई, मैंने कहा पापा मैंने साइंस तो ले ली और आई गॉट प्रीटी ओके मार्क्स, अराउंड 70% मिले थे मुझे 12th में, आई रिमेंबर. तो इट वाज ओके मार्क्स मतलब. बट मैंने पापा को कहा कि मुझे पापा साइंस कंटिन्यू नहीं करनी है, मुझे कॉमर्स करना है. तो पापा को लगा शायद इंटरेस्ट नहीं है इसलिए. तो जब मैंने उनको सच्चाई बताई कि मेरा एक्चुअल एम ये है कि मुझे एनसीसी ज्वाइन करनी है, जो सिम्बायोसिस कॉलेज पुणे है, जो जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन करी है, उसके जस्ट बैक साइड में एनसीसी का दफ्तर था. तो मैंने फादर को कहा कि पापा मुझे ज्वाइन करनी है. बट पापा ने कहा बेटा साइंस से कॉमर्स शिफ्ट करोगे तो सही, लेकिन कौन लेगा ऐसे. मैंने कहा मेरे पास स्पोर्ट्स के काफ़ी सर्टिफिकेट्स हैं, तो हो सकता है कोई स्पोर्ट्स कोटा निकल जाए. और मेरी किस्मत इतनी अच्छी निकली कि जब मैं कॉलेज में गई तो वहाँ पे एक स्पोर्ट्स कोटा अवेलेबल था. पापा प्रिंसिपल के पास गए, उन्होंने मेरी आप बीती सुनाई कि ये रीज़न है. तो शायद मेरा पैशन देखकर, जुनून देखकर उन्होंने मुझे अलाउ किया. मैंने सिम्बायोसिस में दाखिला लिया एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, जहाँ मुझे कॉमर्स का सी भी नहीं आता था. 11th एंड 12th आपका बेस होता है, लेकिन मैंने फिर भी किया. एंड फर्स्ट ईयर जैसे मैम ने बताया, मेरा भी वही पैशन रहा कि मेरे को राजपथ पे जाना है. तो एनसीसी ज्वाइन करी और पहले ही साल मैंने राजपथ पे गई और मैम जैसे परेड कमांडर थी, मैं राइट मार्कर रही अपने कॉन्टिंजेंट की. और उस साल महाराष्ट्र कॉन्टिंजेंट ने पहली बार
तीसरी दफ़ा बैनर प्राप्त किया था. सो इट वॉज अ हिस्ट्री ऑफ इट्स काइंड. तो बी अ पार्ट ऑफ अ हिस्टोरिक मोमेंट इटसेल्फ वॉज अ बिग मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो था. उस साल मेरे परसेंटेज बस अबव एवरेज ही आए, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. अगले 2 साल फिर मैंने अपना पूरा 100% दिया और एंड आई केम टू अ लेवल विच आई थिंक पेरेंट्स ऑल्सो वर एक्सपेक्टिंग. वो करने के बाद फिर मेरा शौक चढ़ा माउंटेनियरिंग में. फिर मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से माउंटेनियरिंग करी, एडवांस कोर्स किया. एवरेस्ट टीम जो जा रहा था उसमें सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन मेरा कुछ ना कुछ अड़चन पड़ जाती है. मेरे पैर में अचानक से ऐसी मोच आई कि मुझे वापस भेज दिया गया. तो आई कुड नॉट हैव माई ड्रीम फुलफिल्ड. बट देन आई गॉट टू नो कि आर्मी के एंट्री आ रही है. मैंने पहली दफ़ा अपना जब एंट्री के लिए मैं गई तो मेरा सिलेक्शन मेडिकल तक क्लियर हो गया, लेकिन मैं मेरिट में नहीं आई. तो बहुत निराश होकर मैं घर पहुंची. तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि अगली बार करना ज़रूर करना. मैंने कहा नहीं पापा, अगर एक बार में नहीं हुआ मतलब आई डोंट हैव इट इन मी. सो माय फादर सेड अगली बार जब आप जाओगे ना तो गो एज अ पिकनिक. ऐसे जाना कि आप बस इंजॉय करने जा रहे हो, दोस्त बनाने जा रहे हो, और जस्ट कीप टेकिंग पार्ट इन ऑल द कॉम्पिटिशंस एज दे आर कमिंग. मैंने एग्जैक्टली वही किया. एंड मुझे सेकेंड दफ़ा का जो SSB है ज़्यादा क्लियरली याद है. वहाँ की जो मेमोरीज हैं, फ्रेंड्स हैं, और वो जो एंड आई थिंक आई वाज अमंग्स द टॉप मोस्ट जिन्होंने किया. एंड आई गॉट इनटू द मेरिट लिस्ट. आर्मी ज्वाइन करा. आर्मी में भी OTA जब ज्वाइन किया तो वहाँ पे भी मतलब फिर NCC का एक बैकग्राउंड होने से बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वहाँ आपको एक कहीं ना कहीं एक आपका बेस बना दिया जाता है. आपका पोस्चर पर्टिकुलरली, वो कहते हैं ना, अगर आप यूनिफॉर्म पहन ले रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी हो जाती है. तो वहाँ आप जब OTA में गए तो वहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही. तो ऐसे बस जर्नी बढ़ती गई. अब तो खैर आगे और बहुत कुछ करने की और भी इच्छाएं हैं. कुछ कर लिया है, कुछ पाना है. जी, हमारे साथ जी 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 बिल्कुल. लकी हैं, हम तीनों ऑफिसर्स राजपथ पे चली हैं. क्या मैंने पार्टिसिपेट किया हम था. लकी हैं आज कि आज हमारे साथ जो तीनों ऑफिसर्स हैं वो तीनों ऑफिसर्स राजपथ पे चली हैं और आज सनसेट टीवी में खड़ी हैं. तो हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़ी हैं कमांडर सुमिता बलूनी मैम. थैंक यू. एक बेटा हो या बेटी, जब सैनिक बनने का सपना देखता है तो बच्चों के मम्मी पापा घबरा जाते हैं, और अगर बेटियों का मामला हो तो थोड़ा ज़्यादा नाजुक होता है. जब आपने ये सोचा कि आपको नेवी में जाना है तो आपने घर वालों को कन्विंस कैसे किया? कितना मुश्किल था? आपका सपना आपने पूरा कैसे किया? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर साइंस से. उसके बाद मैंने PhD ज्वाइन किया, लेकिन वो दिल में एक लग रहा था कि आप PhD ज्वाइन करेंगे, लेक्चरर बनेंगे. फिर तब तक नेवी की एंट्री आई तो मैंने अपने फादर से पूछा ये मैं भर दूं? पापा ने बोला हाँ भरो, सी द वर्ल्ड. और मैंने भरी और उसके बाद सिलेक्शन हो गया. तो मेरे घर में कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कि लड़का और लड़की का भेदभाव है, तुम नहीं ज्वाइन कर सकती हो. इट वाज वेरी इजी फॉर मी. मतलब आपकी बात सुन के मुझे वो गाना, उसकी लाइनें याद आ रही हैं कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है. अगर आपको घर का साथ मिलता है तो सच में कभी ज़िंदगी में कमी नहीं आती, क्योंकि आपको हमेशा सपोर्ट करने वाले आपके पेरेंट्स जब अपनी बेटियों को आगे बढ़ाते हैं और वो ये मानते हैं कि वो बेटियां उनका गर्व हैं, तो सच में ये बेटियां ये साबित भी करती हैं कि वो किसी भी क्षेत्र में जाएं वो नाम रोशन करेंगी ही करेंगी. चलिए बढ़ते हैं आगे, अपने अगले सेगमेंट की बात करते हैं, क्योंकि सपनों की बात तो हो गई, लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी में संघर्ष के बिना मुकाम किसे मिला है. अगर सोना है वो तपता है तभी उसमें चमक आती है. तो चलिए इनके संघर्ष की कहानी की बात करते हैं और जानते हैं कि कितना संघर्ष इन्होंने किया अपनी ज़िंदगी में आगे आने के लिए. सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करूँगी दीप्ति. मुझे नहीं पता, मैं आपकी कहानी सुनने के बाद मैं नहीं सो पाई, मेरी आंखों में नींद नहीं आई. आपकी कहानी कुछ ऐसी मार्मिक है, इतना संघर्ष एक बेटी कैसे कर सकती है, लेकिन आपके हौसलों की गजब, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ आपके हौसलों के बारे में. लेकिन इनकी कहानी मैं बहुत संक्षिप्त आपको ज़रूर सुनाऊंगी, बाकी तो संघर्ष की कहानी इन्हीं से जानेंगे. एक परिवार में 3 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, 2 की बेटियां होती हैं, तीसरी पर उम्मीद टिकती है और ये कहा जाता है कि बेटियों की हैट्रिक तो नहीं होगी, अब की बार तो पक्का बेटा होगा. लेकिन बेटा नहीं हुआ, क्योंकि किस्मत में लिखा था कि ऐसी बेटी होगी, तो बेटी हुई. लेकिन कहानी यहाँ पर नहीं रुकती है. बेटी हो गई, घर वालों का सपना टूट गया कि घर में बेटी आ गई. उसके बाद सवाल उठे, अरे इसकी तो आंखें छोटी हैं, अरे देखो होठ कैसे हैं, नाक कैसी है,
अच्छी भी नहीं दिखती, स्केल्टन है स्केल्टन, क्या करेगी अपनी ज़िंदगी में। ऐसे ताने शायद आज नहीं सुनाई देते, लेकिन तब सुनाई देते थे, लेकिन कहीं कहीं आज भी सुनाई देते हैं। आज भी देते हैं। उसके बाद पढ़ाई करने गई तो मैथ्स में कमज़ोर, लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया, अरे ये तो पढ़ाई में भी कमज़ोर है, शादी कैसे होगी। लेकिन यहाँ पर नहीं रुकी दीप्ति काला, क्योंकि जिसने उन्हें स्केल्टन कहा था उन्होंने जवाब दिया नेशनल क्रिकेट चैंपियन बनकर, हाँ मैं खेल सकती हूँ। जिन्होंने खूबसूरती पर सवाल उठाया था, इन्होंने जवाब दिया मिस इंडिया अर्थ का क्राउन जीतकर कि हाँ जो तुम कह रहे हो सकती हूँ पर मैं ये हूँ। लेकिन जिसने ये सवाल उठाया था कि ये ज़िंदगी में करेगी क्या, उसका जवाब बहुत बड़ा था, क्योंकि ये सबके सामने आई स्क्वाड्रन लीडर बनकर। इतना ही नहीं रुकी, आगे भी बढ़ती गई। 2 बार टेडेक्स टॉक्स में बोली, 2 बार जोश टॉक्स में बोली, और उसके बाद आज ये यंगेस्ट डिफेंस स्पीकर हैं, टीवी पर अपनी बात रखती हैं, डिफेंस के बारे में अपनी राय देती हैं। मुझे लगता है कि ये जवाब छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा है। इतना झेलने पर शायद कोई भी हाथ खड़ा कर सकता है, लेकिन आपने अपना हाथ नहीं खड़ा किया, आज भी डटी हुई हैं। आप ही की ज़ुबानी आपके संघर्ष की कहानी। थैंक यू दीक्षा। सबसे पहले तो मैं कहूँगी फॉर सच काइंड वर्ड्स, यू बीन एक्सट्रीमली काइंड। जर्नी बचपन से ही बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, मैं कहूँगी कि मुश्किल थी, क्योंकि दिन रात ये ताने सुनना। और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो हमारी लैंग्वेज में कहते थे बहुत भूंडी है, कि इतनी गंदी है कि मुझे जानवरों से कंपेयर किया जाता था उस टाइम पे, क्योंकि मैं इतनी पतली थी, तो मेरे चीक्स बहुत अंदर थे और ऐसे लिप्स। उस टाइम तक प्रियंका चोपड़ा लाइमलाइट में नहीं थी, तो किसी को लगा ही नहीं था कि किसी के लिप्स इतने मोटे भी हो सकते हैं। तो लिप्स की वजह से तो ऐसा था कि लोगों ने दुनिया भर की चीज़ें बोली कि कभी लिपस्टिक मत लगाना, एक ही बार में सारी ख़त्म कर दोगी। किसी ने मुझे टेक्निक सिखाई कि अगर लिप लाइनर अंदर की तरफ लगाओगी तो लिप्स छोटे लगने लगेंगे। उसकी वजह से काफ़ी लंबे समय तक मैं वैसलीन भी कभी नहीं लगाई। बस स्टडीज़ में एवरेज थी, बट मैथ्स में तो एक्सट्रीमली ही पुअर थी। तो लोगों ने और कहा, अरे ये तो डब्बा ही पैदा हो गया बिल्कुल, इसका क्या करेंगे हम। और फॉर्चुनेटली माई ब्रदर इज़ वेरी स्मार्ट, वेरी गुड लुकिंग। तो वहाँ तो और कि मतलब माँ सुंदर है, बाप तो बहुत ही हैंडसम है, बेटा अच्छा है, ये क्या आ गया नया नमूना घर में। तो बचपन से सिर्फ यही सुना, सिर्फ यही सुना। और समझ आता था कि लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये कुछ नहीं करेगी, ये कुछ नहीं कर सकती है, इसका मैक्सिमम यही कर सकते हैं कि जी जल्दी शादी कर दें, बस यही कर सकते हैं इसका। लेकिन जब ये सिर्फ स्ट्रगल्स बल्कि वहाँ भी ख़त्म नहीं हुए। जब मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, वर्दी का जब जुनून सवार हुआ, तो भगवान की दया से पहली बार में एसएसबी तोड़ा। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि मैं बचपन से खेल में थी, तो मेडिकल्स में भी मैं पहली ऐसी थी जो बिना टेम्परेरी रिजेक्शन के पास हुई। तो वो भी एक हर्डल मैंने पार किया। लेबोरेटरी में मुझे अभी तक याद है, जब हीमोग्लोबिन चेक हुआ तो लैब असिस्टेंट ने बोला, मैडम कई सालों में ऐसी लड़की देखी है जो लड़कों वाला हीमोग्लोबिन लेके घूम रही है। क्या बात है। तो ये करते हुए फिर ऑफिसर बने। तब माँ बाप को लगा कि हाँ, मतलब हम जो सोच रहे थे वो गलत है। और मैं ये आज प्राउडली कह सकती हूँ कि उनकी जो मान्यता है वो बहुत हद तक चेंज हुई, बहुत ज़्यादा चेंज हुई। माँ बाप आप दोनों पूरे ख़ानदान में शायद सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मुझे ही करते हैं। और जो पूरा ख़ानदान जो इतने ताने देता था, वो भी अपने बच्चों के लिए भी आज मेरा एग्जाम्पल देते हैं कि बनना तो ऐसे बनना। रिपब्लिक डे की बात आई कि रिपब्लिक डे पे नाम सेलेक्ट हुआ है कि इंडियाज़ फर्स्ट ऑल वुमेन कंटिजेंट करना है। तब मेरी टेल बोन में प्रॉब्लम थी। सब ने मना किया, बॉस ने मना किया, फैमिली ने मना किया, नई शादी हुई थी, हस्बैंड ने मना किया कि क्या करोगी, पागल हो गई हो। मैंने बोला नहीं, ये एक सपना था। एक दिन कभी छुट्टी पे इंडिया गेट के वहाँ थी, मन में एक सपना आया, अब यूनिफॉर्म पाली है, यूनिफॉर्म पे इस राजपथ पे ज़रूर चलना है। और वो जब आई अपॉर्चुनिटी, लेकिन मेडिकल प्रॉब्लम थी, अलग से डॉक्टर ने सीट दी हुई थी बैठने के लिए। मैंने सबको प्रॉमिस किया कि देखना सबसे पहली साबित होंगी।
मैं गई, मैंने अपना पूरा बायोलॉजिकल साइकिल चेंज कर लिया। मैं शाम को 5 बजे सो जाती थी, जब बाकी लड़कियां बात कर रही हैं, घर पे बात कर रही हैं। मैंने अपने आप को इतना सेल्फ डिसिप्लिन कर लिया कि शाम को मैं अपने आप को गर्म पानी में नमक डाल के मैं बैठती थी, सो दैट मेरी जो बोन है उसको आराम मिले। और मैं रात को 1 बजे अपने, क्योंकि 3 बजे गाड़ी आ जाती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो उसकी तैयारी ऐसे करी कि पूरे 2 महीने दिल्ली के माइनस के टेम्परेचर में एक दिन भी मैंने रिपोर्ट सिक नहीं किया, और लास्ट में सेलेक्ट हुई और राजपथ पे चली। तो ये है आगे, ये तो बहुत चलता रहेगा दीक्षा बहुत लंबी ऐसी जर्नी है। अभी जब मैं बिज़नेस कोचिंग में हूँ, सबने मुझे बहुत फोर्स किया कि जॉब करो जॉब करो, एक अल्टीमेटम भी दिया कि इस तारीख तक तुम्हें जॉब करनी है। बहुत फोर्स किया इंटरव्यूज़ में बैठने के लिए। मैं इंटरव्यूज़ जा तो रही थी, लेकिन मेरा मन था कि मुझे अपना कुछ करना है। तो मैंने फिर अपनी फैमिली को एक डेडलाइन दी कि इस डेडलाइन तक मैं आपको अपना बिज़नेस सेटअप करके दिखाऊंगी। सिर्फ 20 दिनों में मैंने अपने पूरे साल की कमाई करी, जो मैं एक जॉब में करती हूँ, और अब मैं बिज़नेस कोच हूँ। अचीवमेंट्स इतनी है, इतना कुछ पा लिया है कि यही नहीं बयां कर पा रहे कि कहाँ रुकें, क्योंकि इतना कुछ है जो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप निरंतर आगे बढ़ती ही जा रही हैं, एक के बाद एक नए आसमान की तलाश, और फिर एक और अपना आसमान। तो हम हमेशा यही उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ती रहें, और आप हम सबकी प्रेरणा बनती रहें, और हमें आप पर गर्व है। थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं अगले संघर्ष पर। हर किसी का अपना अपना संघर्ष होता है। ये संघर्ष एक ऐसी माँ का है, एक ऐसी बहू का है, एक ऐसी पत्नी का है, एक ऐसी आर्मी ऑफिसर का है जिसने करगिल में अपने 7 महीने के बच्चे को छोड़कर देश को पहले चुना। आइए उन्हीं से सुनते हैं, उन्हीं की कहानी, उनके संघर्ष की बात, क्योंकि ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ जी, कई बार हुआ। कई बार आपने प्रूव किया कैप्टन श्वेता कि महिलाएं कभी भी पुरुषों से कम ना थी ना होंगी। बात करेंगे उन दोनों घटनाओं की, करगिल की भी बात करेंगे, और एक और बात करेंगे उस ट्रेन की भी बात करेंगे जहां सारे पुरुष थे, एक ही महिला थी, और देश के लिए वो सबसे आगे थी। जी, क्या थी वो दोनों कहानियां? दैट कॉन्सेप्ट कि आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं है तो आप नहीं ज्वाइन कर सकेंगे, ये गलत है। और दूसरा है कि इट इज़ योर ओन विल पावर, आपको अपने अंदर से अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए आपको उस पर आपको अमल करना है, उस पर आपको मेहनत करनी है। दैट इज़ फर्स्ट। नाउ आई विल कम टू योर स्टोरी विच यू वर टॉकिंग अबाउट करगिल वॉर। जी, करगिल वॉर के समय आई हैड जस्ट बिफोर करगिल वॉर आई हैड गिवन बर्थ टू अ डॉटर, ब्यूटीफुल डॉटर, एंड उसके बाद मैटरनिटी लीव के बाद जस्ट ज्वाइन ही किया था, और ज्वाइन करने के बाद करगिल वॉर का जो न्यूज़ है वो आ गया। अब आई वॉज एन ऑर्डिनेंस ऑफिसर, लॉजिस्टिशियंस। ऑर्डिनेंस ऑफिसर का मतलब होता है कि आप सप्लाई कीजिए, एमिनेशन की ज़रूरत है आपको, व्हीकल के स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है फ्रंट लाइन सोल्जर्स को। अगर कोई भी स्पेयर पार्ट या कोई भी रिक्वायरमेंट जो है फ्रंट लाइन सोल्जर, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के स्पेयर पार्ट्स हैं, कोई भी रिक्वायरमेंट जो फ्रंट लाइन सोल्जर को है, वो अगर आप नहीं सप्लाई कर पाते हैं तो वहाँ पर वॉर रुकता है। वहाँ पर पर्सन फायर करने से पहले ही इज़ ऑलरेडी यू नो इन द फायरिंग लाइन, ही इज़ ऑलरेडी गेटिंग बिकमिंग यू नो कैजुअलिटी। सो इट वॉज एज ऑर्डिनेंस ऑफिसर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो टाइम पर सारी चीज़ें पहुँचें। और यहाँ बेटी, तो क्या करा जाए। तो उस बेटी को मैंने एक साइड का उस समय तक मैंने सपोर्ट लिया फैमिली का, 7 महीने की बेटी को भूल करके 20-20 घंटे, 22-22 घंटे इंश्योरिंग यू नो दैट stores get loaded in trucks, stores are dispatched in time, and they reach the frontline soldiers in time. That was my duty, and that was you know round the clock, as long 2-3 महीने तक जब तक करगिल वॉर चला, that was my job. This was the time जब vehicles जो जाते हैं, जहाँ से जिस जगह पे, आई विल नॉट टेल द लोकेशन वेयर आई वॉज पोस्टेड, बट जिस लोकेशन से हम जाते हैं, सामान जाता है फ्रंट लाइन सोल्जर्स के लिए, वहाँ आर्मी व्हीकल्स जितने जाने थे वो जा चुके थे। अब बारी थी कि भाई आर्मी व्हीकल्स खत्म हो गए, लेकिन इंपॉर्टेंट इंजन, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल का इंजन हैज़ टू रीच दी फ्रंट लाइन सोल्जर्स। वो अदरवाइज वो टैंक वहाँ पे सीज हो रखा है, जम रखा है, ये इंजन कैसे पहुँचेगा। तो आप सिविलियन ट्रक ड्राइवर को पकड़िए। अब सिविलियन ट्रक ड्राइवर जाने के लिए मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैडम वहाँ तो बम गिर रहे हैं, सिविल ट्रक कैसे लेकर, हम अपना ट्रक कैसे ले, हमारे ऊपर बम गिर जाएगा। सो दैट नेगोशिएशन आई स्टिल रिमेंबर स्पेंडिंग द एंटायर नाइट कन्विंसिंग यू नो कि कोई ड्राइवर मान जाए, कोई सप्लायर मान जाए,
so that, and then ensuring the frontline people that take engines or spare parts from this person 100 kilometers, 150 kilometers before where the RT firing is happening, so that this engine can reach the people. So that negotiation with the civilian जो drivers हैं, जो suppliers हैं, उनको बैठ करके कन्विंस करना कि आपके ऊपर बम नहीं गिरेगा, ये सप्लाई करो, so that the person who's facing the bombs can be safe. So आपसे 100 मीटर, so those are the kind of experiences, and this is the time when you're getting phone calls from the home that there is a 7-month-old daughter who was not fed, ठीक है, जिसको आपने फीड नहीं किया है और भूखे मारे वो रो रही है and all. So that is one night of experience of Kargil war, which is just one experience. So this is the kind of experiences we continue to have Kargil war के समय. फिर आता है ऑपरेशन पराक्रम. ऑपरेशन पराक्रम वॉज 7-8 महीने का, अगर आपको पता हो, ऑपरेशन पराक्रम था जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, टेररिस्ट ने अटैक किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने मोबिलाइज किया था पूरी इंडियन आर्मी को बॉर्डर पे. आई वॉज इन द आर्मी एंड मोबिलाइज हुए थे. अगेन डॉटर वॉज अगेन 2.5 years दैट टाइम. सो मोबिलाइज हो गए एंड अगेन मोबिलाइज होना. आई वॉज पोस्टेड एज एयर डिफेंस, जो एक रेजिमेंट होती है, एयर डिफेंस रेजिमेंट का जो सारे स्टोर्स होते हैं, मोबिलाइज होने का मतलब होता है कि पूरे एयर डिफेंस इक्विपमेंट है, आप सेंट्रल इंडिया में थे तो वो आप पूरा ले करके आप बॉर्डर पर जाइए. सेंट्रल इंडिया से बॉर्डर पर जाने के लिए स्पेशल गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी, ठीक है, मालगाड़ी पे वो एयर डिफेंस जो टैंक्स के जैसे ही होते हैं शिल्का इक्विपमेंट, वो आपने गाड़ी में लोड करने हैं और वो गाड़ी आपकी बॉर्डर पर जानी है. 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं इस ट्रेन को लगे. इस ट्रेन को ऑलमोस्ट 2 weeks. बहुत खूब मैम. अब आती हूँ कैप्टन अमृत कौर आपके पास. लाइफ में बहुत चीज़ें आसान नहीं होती. हम एक मुकाम तक पहुँच जाते हैं, हम संघर्ष करते हैं, मुकाम को पा लेते हैं, लेकिन फिर हमें ये लगने लगता है कि हम स्थिरता के साथ इस मुकाम पर काबिज़ रहेंगे. कभी कभी ये नहीं हो पाता, लेकिन इस बीच कई फैसले लेने होते हैं जो हमारे संघर्ष को बयां करते हैं. हर किसी का अपना अपना संघर्ष है. आपका एक अलग तरह का संघर्ष है. आप ऑलरेडी आर्मी में थी, उसके बाद अचानक से एक टर्निंग पॉइंट आता है आपकी लाइफ में, आपको चोट लग जाती है, आप घोड़े से गिर जाते हैं. उसके बाद 5 साल आप पेन में रही, लेकिन उसके बाद आपने एक फ़ैसला लिया कि अगर मैं 100% देश को नहीं दे सकती तो मुझे ये क्विट करना चाहिए. मुझे लगता है लोग एक कंफर्ट जोन में आने लगते हैं कि नहीं यार, अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं क्यों छोड़ूँ. लेकिन ये फ़ैसला लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है. तो ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे. दीक्षा, देखिए, जब आप आर्मी ज्वाइन करते हैं, स्पेशली एज अ वुमन, तो ख़ास तौर पे घर के सारे लोग, आपके आसपास के जो आपके साथ जो पले बड़े हैं, या एंटायर आई वुड से आपका क्लैन, डेफिनेटली वो एक फीलिंग ऑफ प्राइड बहुत ज़बरदस्त होती है. मुझे आज भी याद है जो हमारा पासिंग आउट परेड था, तो मेरे फादर, मेरी सिस्टर, क्योंकि मेरी सिस्टर भी उस समय आर्मी में थी, तो सबसे पहला स्ट्रगल जो मैंने देखा था वो मैंने अपनी सिस्टर का देखा था. अब जैसे मैम बता रही थी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सब फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हैं तभी आप आर्मी के लिए बने. ट्रेनिंग इस तरह की है कि वहाँ पे हमने ये सीखा है कि मेंटल स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा होना ज़्यादा ज़रूरी है दैन योर फिज़िकल स्ट्रेंथ. मेरी सिस्टर जो है, एल्डर सिस्टर, वो भी आर्मी में थी. वो बिल्कुल स्पोर्ट्स पर्सन नहीं थी एंड वेरी किताबी कीड़ा टाइप और बहुत पढ़ाकू टाइप थी, लेकिन उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल करके आर्मी ज्वाइन करी. लेकिन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम उनको फिज़िकली काफ़ी उनको जैसे दिक्कतें आईं, लेकिन मैंने उन्हें कभी गिव अप करते हुए नहीं देखा. मतलब दीदी जब आर्मी में थी, OTA में थी, उनका वेट मेरे ख्याल से आधा हो गया था जब हम लोग उनको पहली बार देखने गए थे. हाँ, वो हमारे पास से गुजर गई और हम उनको पहचान भी नहीं पाए. एक तो रंग आपका एकदम काला हो जाता है और दूसरा पतले हो जाते हैं तो नज़र नहीं आया. तो जब उनको देखा तो दिल एकदम सहम गया था हमारा कि ये क्या हो गया. लेकिन जब उनकी बातें सुनी, उनका जो इनर स्ट्रेंथ जब बोला, आई थिंक वो मेरा एक सेकंड ट्रिगर था कि मुझे अब तो ज्वाइन करना है. आई हैव टू बी लाइक माई सिस्टर, लाइक ऑल्सो माई फादर, बट लाइक माई सिस्टर. तो आर्मी जब ज्वाइन करी तो OTA में भी मुझे एक छोटी सी इंजरी हुई थी, जिस कारण मेरा एक हफ्ता मुझे हॉस्पिटल में रखा गया था और मेरे को लगा था बस शायद मैं अभी यहाँ से रेलीगेट हो जाऊँगी. लेकिन किस्मत अच्छी थी कि मैं रिकवर किया और आगे जाके मैंने ठीक परफॉर्म भी किया. जब पासिंग आउट परेड हुआ तो मुझे ASC, जो कि आर्मी सर्विसेज कोर है, फौज का ओल्डेस्ट कोर, आर्मी का कोर है वो,
एंड इट्स अ प्राइड टू बी अ पार्ट ऑफ एएससी। जैसे मैम बता रहे थे कि आपको सप्लाई जैसे एमिनेशन और चीज़ें आपको पहुंचानी पड़ती हैं, तो वो कार्य जो है वो एएससी का होता है, क्योंकि हमारे पास वो गाड़ियाँ होती हैं जो वो सामान को लेके जाती हैं। तो सबसे पहला मेरा जो यूनिट था वो अपराक्रम के टाइम ही मैंने ज्वाइन किया था। अपराक्रम चल रहा था और उस टाइम नॉर्मली अगर आप एक पीस टाइम पे ज्वाइन करते हैं तो आपको काफ़ी डिफरेंट एटमॉस्फेयर मिलता है। आप यूनिट ज्वाइन करते हैं, आपके ऑफिसर्स आपके पास रहते हैं आपको समझाने के लिए। वहाँ एक तरह से ऑलरेडी एक वॉर मोड चल रहा था, ट्रेनिंग चल रही थी, तो हमने उस टाइम ज्वाइन किया। तो वहाँ जाते ही एकदम फौज में कहा जाता है कि ग्रिड लॉस हो जाता है आपका, क्योंकि आप गए, पहली बात तो जैसे मैम ने ऑल्सो शी सेड कि स्पेशल ट्रेन जो आप जिसमें आप ट्रैवल करते हैं, आप सारी गाड़ियाँ लेके जाते हैं, आप सब सारा सामान लेके जाते हैं। मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली उस ट्रेन में जाने की। और एक वेल टाइप ऐसा एक होता है ट्रेन का, मालगाड़ी का एक हिस्सा, जहाँ जो हमारा एक तरह से एक बैल्कनी टाइप था आप कह लीजिए, एंड सबसे लास्ट प्रायोरिटी मिलती है मालगाड़ी को क्रॉस करने के लिए। तो हम वहाँ बैठ के जैसे कभी चाय पी रहे होते थे या कुछ और, तो जो आसपास लोग, जैसे हम राजस्थान की तरफ हम लोग गए थे, तो लोग इतनी हैरानी से देखा करते थे कि ये लड़के ऐसे खड़े होकर डिस्कस कर रहे होते कि ये लड़की है कि लड़का है। उस टाइप का उनके शंका आंखों में मैंने लिटरली देखी है। एनीवेज ट्रेनिंग वहाँ पे जो हमने सीख कर आए थे, तो हम बड़े जोश में होते हैं। पहले यूनिट पे तो जोश पूरा 100% होता है, और खैर वहाँ पे वी हैड वेरी गुड सपोर्ट एंड फ्रॉम एवरीबडी। उसके बाद हमारा एक कोर्स आता है यंग ऑफिसर्स कोर्स, जो स्पेसिफिकली जो आपने यूनिट ज्वाइन करी है उस पर्टिकुलर यूनिट की आगे की जानकारी के लिए आपको वो कोर्स करना पड़ता है। इट्स अ कंपल्सरी कोर्स। उस कोर्स के दौरान हमारे एएससी में हॉर्स राइडिंग इज कंपल्सरी, क्योंकि हम एटी हैंडल करते हैं, एनिमल ट्रांसपोर्ट। तो हमें घोड़ों के साथ एक मुखातिब होना, उनको राइड करना हमें बहुत कंपल्सरी है एक तरह से एएससी में। उस दौरान एक एक्सीडेंट हुआ और मैं गिर गई और मेरे कमर में ऐसी चोट आई जो मैंने उस समय तो संभाल लिया अपने आप को, कोर्स किया। फिर मेरी अगली पोस्टिंग आई, मैं आसाम में थी। लेकिन एज टाइम बीतता गया मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि शायद जो मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, शायद कहीं मेरी कमी रह रही है। तो जब तक मेरा चौथा साल आया मेरी आर्मी में, और हम उस टाइम पे हमारा 5 साल का, आपको पता होगा कि अभी वेरी रिसेंटली परमानेंट कमीशन ग्रांट हुआ है लेडी ऑफिसर्स को, और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मैंने इन लेडी ऑफिसर्स की एक आवाज़ बन के कोशिश करी है बात करने की उनके बारे में। तो चौथे साल में मुझे ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि मेरा कुछ दिक्कत है जो मैं शायद नहीं कर पा रही हूँ। और वो जो ड्रीम आपका यूनिफॉर्म पहनने का है वो इतना बड़ा होता है ना कि आप उस चीज़ को खोता हुआ देख रहे हैं अपनी आंखों से। लेकिन फिर मैंने एक बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन लिया कि मैं 5वें साल के बाद मैं आर्मी को छोड़ूंगी, क्योंकि अगर मैं अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ किसी भी चीज़ को, मैं तो कहती हूँ आप आर्मी अलग है, कोई भी चीज़ आप कह लीजिए, आप स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, मैम की इतनी अमेजिंग स्टोरी है, अगर आप 100% नहीं देते हो अपना, तो आई थिंक आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो तब मेरी नई नई शादी भी हुई थी, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं आर्मी को छोड़ के अब मैं अपना सेकंड करियर जो भी मैं चूज़ करना चाहूँगी। तो बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था, बहुत इमोशनल डिसीजन था, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल था। इसलिए मैंने फ़ौज छोड़ी, और सारे ऑफिसर्स, मुझे याद है आई थिंक आई गेव माई वेरी बेस्ट इन दी आर्मी, तो सब ने रोकने की कोशिश करी कि कोई बात नहीं, कुछ और एक्सटेंशन ले लो, ये वो, लेकिन समहाउ मैंने डिसाइड कर लिया था एंड आई लेफ्ट। यूनिफॉर्म एक बहुत बड़ा सपना है, लेकिन ये कैरी करने के बाद ये सिर्फ सपना नहीं होता, एक गर्व का एहसास होता है, लेकिन साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास भी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बिल्कुल। तो मैं बढ़ती हूँ अपनी कमांडर सुमिता बलूनी जी के पास। आपके संघर्ष की मैं क्या बात करूं, आपने तो वाकई दूसरों के लिए संघर्ष किया है। कहते हैं कि देशभक्ति का कोई जेंडर नहीं होता, ये सिर्फ कहते हैं, लेकिन इस कतार में कहीं आज भी डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देती है, कहीं महिलाएं पीछे दिखाई देती हैं, कहीं आज भी उनको वो स्थान नहीं मिलता। हम कहते तो हैं बड़े गर्व से, हमारे फौजी भाई, क्या हमने कभी कहा हमारी फौजी बहनें? फौज में बहनें भी हैं। एक छोटा इंसिडेंट शेयर करूंगी आपके साथ कि हम लोग फायरिंग के लिए जाते हैं एंड हर एक साल में तुमको कुछ बुलेट्स फायर करना जरूरी होता है। तो आर्मी में ज्यादा करते हैं, नेवी में हम लोग थोड़ा कम करते हैं। तो हम लोग अपने फायरिंग रेंज में गए और दिन का टाइम था, टेम्परेचर हो रहा होगा 48 डिग्री टू 50 डिग्री के आसपास, एंड फायरिंग रेंज चारों तरफ पत्थर की थी। जैसे आपने शोले मूवी देखी है, शोले में
वो गब्बर सिंह का एरिया था, वैसी एरिया। और दिन में अगर तुम वहां पे फायरिंग शुरू करते हो तो तुम्हारे ये कोहनी, हाथ पांव सबके सब में ब्लिस्टर्स आने लगते हैं। और वहां पे मैं 50 जवान को लेके गई थी और मैं केवल अकेली विमेन ऑफिसर थी। जब मैं आफ्टरनून में वहां पे पहुंची, जब तक मैं गई, बस में गई, पहुंचे, आई डिड नॉट रियलाइज कि मैं अकेली विमेन ऑफिसर हूँ एंड बाकी सारे के सारे वहां पे जवान हैं। लेकिन उसके बाद जब ये फायरिंग शुरू हुई, slowly I realized कि yes, this is something very different. कि all these 50 Jawans are working under me right now. They are firing under me, and I'm in a position where, like, you know, very few women will be able to reach at this point of time. And I was only 27, 28 years old at very young. तो ये चीज मुझे आज भी याद है। और ये ऐसी चीजें, मुझे लगता है ये संघर्ष नहीं है, ये एक एडवेंचर है लाइफ का। और नेवी में और आर्मी में हम सब लोगों ने भी शायद एडवेंचर किया है। और संघर्ष एक मायने में रहा है मेरा, जब ये जेंडर इक्वालिटी की बात आई, वहां पे मुझे लगा कि हम लोगों ने सब बराबर ड्यूटी करी, रात की ड्यूटी करी, दिन की ड्यूटी करी, फॉरवर्ड एरिया में ड्यूटी करी। बट जब जेंडर इक्वालिटी की बात आई, प्रमोशन की बात आई, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन आना शुरू हो गया, बिकॉज वो माइंडसेट में पहले से ही था। तो उसके लिए मैं कोर्ट में गई, और फिर कोर्ट केस हाई कोर्ट में चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला, और वो 10 साल केस चला, उसके बाद जीता हमने। तो इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगी नहीं, क्योंकि बाकी जो भी नेवी की मुझे यादगारें हैं अभी, वो बहुत अच्छी है। मंजिल तो कभी आसानी से नहीं मिलती, बहुत संघर्ष होता है, लेकिन कई जिंदगी के ऐसे मोड़ आते हैं जो हमें बेचैन कर देते हैं, हम डगमगा जाते हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कमांडर बलूनी कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा वो ब्लाइंड मोड़ था जहां आपको लगा कि ये मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है, तो वो कौन सा होगा? जिंदगी का, जब मैंने नेवी छोड़ी, तो मैंने नेवी नहीं छोड़ी, जब नेवी का 14 इयर्स का कमीशन जब खत्म हो गया मेरा, that was a turning point of my life, because that point of time I realized कि something has gone wrong. This is not done. I have given my best to Navy, सब कुछ दिया है, बिल्कुल दिल लगा के देश की सेवा करी है, लेकिन 14 साल के बाद ये क्या, जो मेरे साथ मेल ऑफिसर्स थे उनको परमानेंट कमीशन मिलने लग गया, और जो हम थे हमको बोल दिया गया बिकॉज यू आर विमेन यू हैव टू लीव। और 14 साल सेम ड्यूटीज करने के बाद, नाइट ड्यूटीज करने के बाद, सेम सेम एवरीथिंग वाज एग्जैक्टली सेम। सो वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट, एंड उससे मेरे को काफी धक्का भी लगा, और यही कारण है जिसकी वजह से मैं कोर्ट में चली गई, बिकॉज नेवी की तरफ से कोई जस्टिस नहीं मिला। जी, लेकिन आपको जस्टिस मिला, आप केस जीती, और आज आप आवाज़ भी उठाती हैं, आप कहती हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे रहने के लिए नहीं बनी, वो बराबरी का हक रखती हैं और बराबर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं अब आगे बढ़ती जा रही हैं। और आपने अपने इस संघर्ष को न केवल झेला, बल्कि अपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आप जीती भी। बहरहाल अपना आसमां इतना खुला है, इतनी बातें हैं, ये बातें तो यूं ही चलती रहेंगी, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मैं देश बनाने चली अपना आसमां में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में है त्रिशक्ति, नारी शक्ति को हम नमन कर रहे हैं। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने इस अगले सेगमेंट की ओर, जहां हमारे बीच है युवती शक्ति, जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, और इनके कई सवाल हैं जो जानना चाहती हैं कि वो अपनी जिंदगी में क्या बने, कैसे बने, वो प्रेरणा लेना चाहती हैं आज हमारे बीच मौजूद त्रिशक्ति से। तो आइए, अब मंच आपका है, सवाल आपके हैं, क्योंकि ये पूरा सेगमेंट आपका है। कौन पूछेगा पहले? जी। मेरा नाम प्राची है, मैं SGTB खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। मेरा सवाल दीप्ति मैम से है। मैम, देयर हैव बीन मेनी गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर encouraging the women in defences. There have been many schemes to empower the women, but then also we come across many shackles in our Indian society which hold us back. So ma'am, how can we overcome them? shackles तो मैं कहूँगी कि लाइफ के हर मोड़ पे आएंगे, वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। जब
ह्यूमन का इवोल्यूशन ही शैकल्स के थ्रू हुआ है। तो अगर आपके अंदर जो जुनून या पैशन उस सपने को पाने का अगर वो तगड़ा है तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। My name is Mansi Yadav and I am from Miranda House, Delhi University. My question is to Shweta ma'am. Ma'am, we always talk about equality and, no gender discrimination. I would like to know your prospect on, do you feel equality on the ground? Because it's on paper, always on paper. We have everything on paper. But when we come onto the ground, there's something that is lacking. So what's your prospect on equality? When you are on the ground, do you feel that the society which is dominated by males, does it give you equal respect or equal groundings? See, I have to admit we live in a patriarchal society and there is a gender disparity. I will totally admit to that. I will share one experience with you. When I was in graduation, just passed out, पहले मैंने एयर फोर्स का SSB इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हो गए 4 SSC। सिलेक्ट होने के बाद आई वाज लाइक चलो ज्वाइन करना है अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी ज्वाइन करना है, एयरफोर्स ऑफिसर बनना है। आफ्टर फ्यू मंथ्स आई गेट अ लेटर, द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एयरफोर्स अकेडमी इज नॉट येट रेडी टू इंडक्ट विमेन इन द एयरफोर्स, देयरफॉर योर कैंडिडेचर इज कैंसल्ड। सो आफ्टर आपने मतलब आप पूरा मेरिट में हैं लेकिन बिकॉज organization is not ready to take women, that candidature was cancelled. Subsequently I joined army and वो जो air force batch था 1 साल बाद फिर वो continue, by then I was already in the army. So as a woman, yes, if you give up कि air force में नहीं हुआ अब तुम हार मान गए बैठ गए, नहीं, you have to have that persistence towards your goal कि भाई मुझे forces में officer बनना, I have to wear a uniform, then you join, you work towards other option and army आपने join, army का SSB call आया, army join कर लिया। So gender disparity है और gender disparity की वजह से हमें extra efforts डालने पड़ते हैं, more efforts डालने पड़ते हैं to get that goal that we want. That is one. Now क्या respect है कि नहीं है? See, to begin with, as I said, gender disparity है, patriarchal society है, that is a norm, that is the culture, ठीक है। आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको वर्क करना पड़ेगा टू ग्रैब दैट रिस्पेक्ट। मेरा नाम श्रेयोशी तरफदार है और मैं मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हूँ। तो मेरा प्रश्न एक्चुअली सुमिता मैम से है। सो इन द कंट्रीज़ लाइक USA, कैनेडा, फ्रांस, वी सी दैट दे women आर एम्प्लॉयड इन द लाइक कॉम्बैट पोजीशंस, बट इफ़ वी सी इन द केस ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं चीज़ वो हमें नहीं दिखती। एंड इन द वन हैंड वेर वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, गिविंग इक्वल राइट्स टू वुमेन, और जब हम ये देखते हैं कि जब स्पेशली डिफेंस की बात आती है तो बहुत स्ट्रगल करना होता है। तो इस चीज़ में सुमिता मैम की क्या राय है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ। ये जो हमने शुरुआत करी थी जो फौज में डिफेंस में विमेन आनी शुरू हुई है 92-93 के आसपास आनी शुरू हुई है एंड इट इज ऑलमोस्ट 30 इयर्स ओवर। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी गर्ल्स ने ज्वाइन कर दिया। इस साल शायद 14 गर्ल्स ट्रेनिंग ले रही हैं, जो 92 में या 93 में शायद एक सपना ही रहा होगा कि विमेन और नेशनल डिफेंस एकेडमी जस्ट इम्पॉसिबल, बट अचानक वो भी चेंज हो गया है। तो आगे धीरे 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 करके आप 5 से 10 साल में चेंज देखिए, पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, ये प्रपोजल्स आ रहे हैं और जल्दी ही जो कॉम्बैट रोल में है, फॉरवर्ड एरिया के रोल में है, विमेन आ जाएंगी। So this, the ball is already started rolling. It is not very far off. Rashi Taneja, and I'm from Miranda House College, Delhi University. My question is to Amrita ma'am. Ma'am, we see like it's all male bastion, the armed forces, basically the soldier rank. So how you as women officers, when you go in, you command the the unit, how is the response you get? Like the social value that remains the same, that remains patriarchal. So I just need to know your experience. That's a very lovely question actually, because ये एक बेस रहा है हमारी इंडियन आर्मी में जो विमेन ऑफिसर्स आई हैं। इस मुद्दे पे बहुत डिस्कशन हुई है कि क्या जवान आपको रिस्पेक्ट देंगे, क्या वो आपकी बात सुनेंगे, क्या आप उन्हें कमांड कर पाएंगी। मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि चेंज इज़ इनएविटेबल, ये तो आपने सुना ही होगा, राइट? एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ फैक्ट। पहले लेडीज़ उनके सामने कभी आई नहीं, इट वॉज़ अ चेंज फॉर देम ऑल्सो। सिर्फ हमारे लिए वो नहीं था कि इट वॉज़ अ एंग्जाइटी वाला मोमेंट सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं था।
आई एम श्योर उन्होंने भी वो फील किया होगा कि एकदम से लेडी आ गई है अचानक से बीच में, तो उनको रिएक्ट कैसे करना है शायद उन्हें भी नहीं मालूम होगा। लेकिन अगर आप आज का दौर देखेंगे, अगर आप आज किसी यूनिट में चले जाइए जहाँ पे लेडी ऑफिसर्स पोस्टेड हैं, यू कैन नॉट डिफाइन कि कौन लेडी है, कौन जेंटलमैन है, जवान किससे, वो कभी सोचते नहीं है कि मैं इनसे लूँ या इनसे लूँ ऑर्डर, क्योंकि वो चेंज धीरे धीरे एक तरह से आप कह लीजिए क्रीप इन हुआ है इन आवर सोसाइटी ऑल्सो एज अ होल एंड पर्टिकुलरली इन डिफेंस। तभी आप आज देख रही हैं लेडीज़ को परमानेंट कमीशन जो ग्रांट किया गया है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं दिया गया है। दे हैव ऑब्जर्व्ड ओवर द ईयर्स, दे हैव सीन द कैपेबिलिटी ऑफ लेडीज़, दे हैव सीन किस इतने अमेजिंग तरीके से उन लोगों ने इस रोल में अपने आप को ढाला है कि परमानेंट कमीशन तो बनता ही था उनका, इनका हक था, तो वो मिल गया। और जहाँ तक सवाल जवानों का है, आप जो कह रही हैं, अभी तो लेडीज़ भी एज अ जवान आपने सुना होगा CMP में जाने लग गई हैं। पहला बैच रिसेंटली पास आउट हुआ है, यू नो। सो जब गर्ल्स ट्रेनिंग कर रही हैं एट द लेवल ऑफ अदर रैंक्स, यू नो, एट द लेवल ऑफ जवान, तो आप खुद सोचिए कि धीरे धीरे जो चेंज शुरू हुआ है, इट इज़ गोइंग टू नाउ वाइडन एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स अ माइंडसेट। उन लोगों का सिर्फ माइंडसेट बदलने की देर थी, जब उन्होंने देखा अपनी आंखों से कि इट इज़ ऑल पॉसिबल एंड दे आर वेरी सपोर्टिव। लेट मी टेल यू, मुझे मेरे 5 साल की सर्विस में दीक्षा, मुझे कभी ऐसा मोमेंट नहीं आया कि मैंने कोई अपनी तरफ से कोई कमांड लायक कोई ऐसा एक इंस्ट्रक्शन पास किया हो और किसी जवान ने मुझे मेरे बैक आंसर कर दिया हो या मुझे सवाल किया हो कि आप तो मैडम महिला हैं। एक ज़रूर उनमें हिचकिचाहट थी कि आपको मैडम बोलें कि साहब बोलें, क्योंकि यू नो आर्मी में साहब इज़ द वर्ड, दैट इज़ हाउ दे स्पीक टू यू नो ऑफिसर्स। लेकिन जब जवानों ने देखा कि आई वॉज वन ऑफ देम, जब हम लोग जैसे मैंने बताया आपको ऑपर आक्रम, वैसे ही एक एक्सरसाइज भी हुई थी राजस्थान में, तो हम वहाँ पे 4 महीने प्लॉन्ग थे, तो उनके साथ सुबह उठ के दौड़ना, एक्सरसाइज करना, उनके हर एक रोज़मर्रा जो उनकी मर्रा की ज़िंदगी है उसमें उनका पार्ट बनना, ऑटोमेटिकली वो मुंह पे उनके यू नो वर्ड आ गया, साहब। आई वॉज इनिशियली बीइंग कॉल्ड एज मैम, वो कब साहब में कन्वर्ट हुआ पता ही नहीं चला। तो साहब बनना भी आपके लिए एक इमोशनल फैक्ट था, क्योंकि बीइंग फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, वो इतने लंबे बाल कटवा कर बिल्कुल साहब की तरह बन जाना। दिस वाज अनदर स्टोरी, यू नो। जब अकेडमी ज्वाइन करी थी मैंने, मेरे बहुत लंबे बाल थे एंड मेरी मदर, हम तो पंजाबी सरदारनी है, हम तीनों के लंबे लंबे बाल, और मेरी मदर ने सोचे बचपन से कितने प्यार से बढ़ाए होंगे। अकेडमी पहुंचे पहले दिन ही एकदम कटा लिया। तो मेरी कुछ ऐसी कोर्समेट्स भी हैं जो इतने लंबे लंबे बालों में उन्होंने पूरी ट्रेनिंग भी निभाई और बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अगर कोई भी चीज़ अगर हर्डल के तौर पे आ रही है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, तो क्यों ना उसको हटा दिया जाए, बाल तो फिर बढ़ जाएंगे। सवाल तो शायद सबके बहुत होंगे, और मुझे लगता है कि आपने जो भी पूछा, आपको काफ़ी इनकी लाइफ से इंस्पिरेशन भी मिली होगी, और आपने ज़रूर जो आपके जहन में बातें उठकर आई होंगी उसका जवाब आपको ज़रूर मिला होगा। लेकिन कहते हैं कि एक महिला कहीं से भी जाती है या कहीं पर भी अपनी बात रखती है, तो कभी कभी ना एक कसक सी रह जाती है कि मुझे तो वो भी कहना था, मुझे तो ये भी कहना था। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जाते जाते हम आपसे कोई संदेश ले लें आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, या हमारे दर्शकों के लिए आप कोई संदेश दे दीजिए। मैं ये चाहूँगी कि ये जो हमारा सेगमेंट है ये कुछ ऐसा ही है कि चलते चलते आपको जो कुछ भी कहना है वो कह डालिए। मैं चलते चलते यही कहना चाहूँगी कि आज की जनरेशन से जब मैं बात करती हूँ तो मैं पूछती हूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो ज़्यादातर मुझे बहुत कूल आंसर्स मिलते हैं कि देख लेंगे, बन जाएंगे। मैं कहती हूँ जब तक सपने नहीं देखोगे पूरे नहीं होंगे, सपने देखिए। 2020 में अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा, एक कैप्टन तान्या शेरगिल का नाम बड़ा आया था। You all know that कैप्टन तान्या शेरगिल, शी कमांडेड आर्मी डे परेड। आर्मी डे हम सबको मालूम है कि 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। सो फर्स्ट बैच की लेडी ऑफिसर ने जब ज्वाइन किया था, कैप्टन अलका शर्मा ने जब ज्वाइन किया था, तो प्रोजेक्ट करना था कि लेडी ऑफिसर्स आ गए हैं आर्मी में, लेकिन हैं कितने? ओनली 1 लेडी अवेलेबल इन दिल्ली टू मार्च। तो क्या करें, कंटिजेंट के साथ तो है नहीं, तो पूरे कंटिजेंट से 26 जनवरी को आप देखते हैं फुल फॉर्मेशन के कंटिजेंट है, ये राजपूत राइफल्स का है, ये गोरखा राइफल्स का है, ये फलाना डिमकाना, बड़े बड़े कंटिजेंट मार्च कर रहे हैं सब, और सब कंटिजेंट्स के एक के बाद एक मार्च करके निकल गए हैं। आखिरी में एक अकेली लेडी, सेकेंड लेफ्टिनेंट अलका शर्मा, was marching alone. There is no one behind her, there is no one, so that was the first. So from 1994
to now we have come to 2020 when Captain Tanya Shergill is leading a contingent. She's the first lady and winning. So we have come a long way. Evolution slowly hota hai. There were struggles which are not a story. There are struggles. Captain Tanya Shergill का video viral हुआ, news में आया, media में projection मिला. So there are struggles which were not seen but they were there. So similarly, evolution है. What current generation जो lady officers हैं, they are doing their work, जिसको आप संघर्ष नाम दे रहे हैं. So younger generation will come and build new arenas, new avenues, and new successes new stories will be told. So have faith in system. There is progress at every stage. Progress is happening. That I believe. बिल्कुल विकास हो रहा है निरंतर और प्रगति पथ पर हमें बढ़ते जाना है. कैप्टन अमृत, आपको क्या कहना है? आपके खुला आसमान का जो आइडिया है ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. इनफैक्ट मैं एक कोट बताना चाहती हूँ जो आप सबने सुना होगा, आई एम श्योर, कि सक्सेस की खास बात ये है कि वो मेहनत करने वाले पर फिदा हो जाता है. तो अगर आप में वो एक जज्बा है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपने अपने लिए एक एम सेट किया है, फिर आपके लिए ये मैटर नहीं करना चाहिए कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या बोलेगा, उसका क्या, इसका क्या. जस्ट स्टॉप फॉलोइंग एनीबडी एल्सेस थॉट प्रोसेस. अपने आप पे विश्वास रखिए. वो घोड़े का जो आंखों पे लगा के वो चलता है ना घोड़ा, वो घोड़े की रेस वाला घोड़ा बन जाइए और अपने एम को अपनी आंखों से ओझल मत होने दीजिए. क्योंकि अगर आपने उसे ओझल कर दिया और आपने डाइवर्जन ले लिया तो डेफिनेटली यू विल रिग्रेट लेटर कि काश मैंने वो कोशिश की होती. सो इफ़ यू वॉन्ट टू बी समथिंग इन लाइफ, अगर आपने कुछ अपने लिए एम सेट किया है, at least have the courage to go face it, you know, face it like this, face your fears बोलते हैं ना, face your fears is all I would like to say. Face your fears and be focused. बातें इतनी है कि शायद कभी खत्म ही ना हो. आसमान तक पहुंचने का ये सफ़र चलता ही रहे, हम आपको सुनते ही रहें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के सफ़र से हमने बहुत कुछ सीखा है. जाते जाते आपको क्या कहना है कमांडर बलूनी? मेरे को इतना बोलना है कि सभी गर्ल्स को कि आप अपना जिंदगी में जो भी कर रहे हैं, अपनी फिटनेस को इम्पोर्टेंट दीजिए. आपको 1 साल में वो रिजल्ट नजर आएगा. सो ये गर्ल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गर्ल्स का क्या, कई बार बॉयज स्पोर्ट्स ज्यादा खेलते हैं, गर्ल्स कम खेलती हैं. उससे क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके फिटनेस में चेंज आने लगता है, वो ज्यादा डेलिकेट हो जाती हैं. बट इफ यू आर इनटू फिटनेस एंड इफ यू आर कंसिस्टेंट, यू विल सी द रिजल्ट. बहुत कंसाइज करते हुए मैं ये कहूंगी कि अगर आप रहेंगे फिट तो आप होंगे हिट. बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए. और इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का कि आप आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने हमें वक्त दिया. और मैं युवती शक्ति का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आए, आपने अपने सवाल रखे और ये भी साबित कर दिया कि महिलाएं कहीं भी बैठ जाएं, लड़कियाँ कहीं भी आ जाएं, बेटियाँ कहीं पर भी हों, वो चुप नहीं रह सकती, वो हमेशा आगे बढ़ने के रास्ते खोजती रहती हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. और आपका भी धन्यवाद जो टीवी सेट के उस पार से हमें सुन रही हैं. आपके मन में भी बहुत सी बातें होंगी, हम जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि जो भी सवाल आपके मन में उठे, आपको यहाँ से प्रेरणा ज़रूर मिली होगी. और जाने से पहले बस इतना ही कहूँगी कि सजग सचेत सबल समर्थ आधुनिक युग की नारी है. मत मानो अब अबला उसको, सक्षम है, बलधारी है. बीत गई वो कल की बेला, जीती थी जब वो घुट घुट कर, कुछ ना कहती सब कुछ सहती, पीकर आंसू चुप चुप कर. आज बने युग की निर्माता, हर बाधा उससे हारी है. 4 दीवारी का बंधन तोड़कर अब बाहर आई नारी है, अब बाहर आई नारी है. बहुत बहुत धन्यवाद. तो कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही. दीजिए इजाजत. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. और आप सभी के लिए कि आगे बढ़ते रहिए और बनाइए अपना आसमान. उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से जमीन